तो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सभी को यात्रा करना बहुत पसंद होता है। कभी कभी यात्रा बहुत थका देने वाली होती है, लेकिन यात्रा करके हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर पहुंच जाते हैं और यात्रा का सारा तनाव दूर हो जाता है। डार्लिंग, ध्यान रखना, आशा है कि हम कुछ दिनों में मिलेंगे। मैंने वो पंक्तियाँ एक ही सांस में कविता से कह दी। मेरे मन में चिंता चमक उठी और मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। आखिरकार मैं अपने प्यार कविता को अपने जीवन में पहली बार मिलने जा रहा था। तो मैं बहुत तनाव में, बहुत पागल और बहुत बेचैन महसूस कर रहा था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं। और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मुझे अपना परिचय देने दो। मैं अर्नव कुशाल, MSc फिज़िक्स में फर्स्ट क्लास धारक और MBA में भी टॉपर। बेंगलोर से रिकॉर्ड प्रतिशत के साथ MBA पूरा करने के बाद मैं अपने जन्म स्थान सिटी ऑफ जॉय कोलकाता लौट आया। मुझे इन्फोसिस में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिली। वहाँ 2 साल काम करने के बाद मैंने इसे छोड़ दिया और अधिक सैलरी के लिए TCS में शामिल हो गया। मैं दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा था। मेरे ईमानदार प्रयास लगातार फल दे रहे थे। किस्मत मुझ पर मुस्कुरा रही थी। TCS में शामिल होने के बाद मुझे लगातार 2 बार एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। अपने जीवन के इस मोड़ पर मुझे कविता सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर मिली। 2014 मेरे जीवन का एक उल्लेखनीय वर्ष रहा। जहाँ तक कि मैं ये कहानी लिख रहा हूँ, मुझे कविता भौमिक की याद आ रही है, जो एक खूबसूरत शहर हैमिल्टनगंज में रहने वाली एक खूबसूरत युवती है, जो डुआर्स के बीच में बसी है। यहाँ तक कि जब मैंने उसकी प्रोफाइल पिक्चर देखी तो मैं उसकी काली आँखों से डुआर्स की जादुई सुंदरता को महसूस कर सकता था। पहले तो वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं थी। उसे जानना मेरे जीवन की सबसे अजीब घटनाओं में से एक है। मेरे जीवन का दूसरा सबसे खुशी का दिन जब मुझे अपनी कंपनी में दूसरी बार एम्प्लॉय ऑफ द ईयर नामित किया गया था। जिस क्षण मुझे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी होने की खबर मिली, मैं बहुत खुश हुआ। मेरे मन की सारी शांति और चिंता चली गई और मैं आनंद से अभिभूत हो गया। उस शाम मैंने एक सक्सेस पार्टी दी, जिसमें मैंने अपने सभी दोस्तों और कई अन्यों को आमंत्रित किया। उस दिन शाम की पार्टी से जब मैं घर पहुंचा तब 11 बज चुके थे। अगली सुबह मैंने ये खुशखबरी फेसबुक पर शेयर की। वह क्या ही अद्भुत पल था। मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक संयोग है या भगवान की कृपा है। मेरे पोस्ट पर पहला लाइक किसी ऐसे व्यक्ति से आया जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं था। वह व्यक्ति कविता है। उससे दोस्ती करना चाहता था। मैंने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और उसने स्वीकार कर ली। लेकिन फिर किसने सोचा होगा कि वो जल्द ही मेरी ख्वाहिश बन जाएगी। जब मैंने पहली बार उसकी प्रोफाइल पिक्चर देखी तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी ड्रीम गर्ल मिल गई है। और आखिर मेरे मन में एक विचार आया कि मुझे अपना जीवन साथी मिल गया है। मुझे तीव्र अनुभूति हुई कि मेरे दिल में उसके लिए कुछ महसूस हो रहा है। मुझे उससे प्यार हो गया था। हमारी बातचीत शुरू हुई और हमारी नज़दीकियाँ बढ़ती गई। मेरे दिल में गहरी भावनाओं को साझा करने का उत्साह वास्तव में अद्भुत था। जल्द ही मुझे उसके मैसेज की आदत पड़ गई। उसके प्यारे मैसेजेस, मेरी चिंता में बोले गए उसके शब्द
मेरे लिए बड़ा आकर्षण बन गए। मेरे नीरस जीवन में ये पहाड़ की ताज़ी हवा की तरह था। उसकी काली और गहरी आंखें अद्भुत डुआर्स की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाती हैं। उसके लंबे काले लहराते लहराते बाल तीस्ता की मनमोहक सुंदरता के तरह होंगे। एक तस्वीर में उसने जयंती हिल्स की पृष्ठभूमि सी एक सुंदर नीली साड़ी पहनी हुई थी। मुझे उसकी वो तस्वीर बहुत पसंद आई थी। मैंने कविता से डुआर्स की सनकी परिदृश्य के बारे में जानकारी इकट्ठा की। डुआर्स बाहरी हिमालय में साल, शीशम और सागौन के जंगलों का हिस्सा है। तीस्ता नदी इसे दलदली क्षेत्र से अलग करती है। इसके अलावा संकोश नदी पश्चिम में तीस्ता से लेकर पूर्वी डुआर्स और पश्चिमी डुआर्स में घने व भूमि को विभाजित करती है। कविता पेशे से एक स्कूल टीचर सुंदर डुआर्स के बीचों बीच हैमिल्टनगंज में छोटे से शहर में रहने वाली है। धीरे धीरे समय के साथ मुझे डुआर्स से प्यार हो गया। डुआर्स एक स्वर्गिक स्थान की तरह फोटोग्राफी के लिए आदर्श स्थान था और वहाँ जाना न केवल मेरी पसंद बल्कि मेरा शौक़ था। अब मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले कि मुझे कविता से प्यार हो गया, मुझे इस सुंदर स्थान पसंद था जो इतना आकर्षक था। विस्तृत हरियाली और सागौन के जंगल, मनमोहक चाय के बागान, आश्चर्यजनक प्राकृतिक पहाड़ी नदियाँ, हाथी, गेंडे और बहुत कुछ जिसने मेरा दिल चुरा लिया। उसकी दिव्य सुंदरता के साथ डुआर्स की प्रकृति मुझे उससे मिलने, उसे खोजने, उससे प्यार करने के लिए बुला रही थी। एक और आकर्षण थी कविता की मुलाकात। इसलिए मैंने सियालदह से हैमिल्टनगंज के लिए AC 2 टियर टिकट बुक की और कंचन कन्या एक्सप्रेस पकड़ने के लिए शाम 7 बजे के आसपास सियालदह स्टेशन पहुंचा। ट्रेन रात 8:30 बजे सियालदह से निकलती है और अगली सुबह हैमिल्टनगंज पहुंचती है। उत्तर बंगाल के हरे और सुंदर दृश्यों को देखने के लिए यह अद्भुत ट्रेन की तरह दिखती है। सियालदह स्टेशन से मैंने डुआर्स की जानकारी की एक यात्रा पत्रिका और पिज़्ज़ा खरीदा। चूँकि ट्रेन में पैंट्री कार नहीं थी, इसलिए मैंने अपने घर से चिकन बिरयानी ली थी। अंत में मैं खिड़की के पास बैठ गया। मेरे बगल वाली सीट पर 45 से 50 वर्ष की आयु के उच्च मध्यम वर्ग के पुरुष का एक बिहारी परिवार था। उनकी पत्नी लाल साड़ी और भारी गहने पहने हुई थी और उनकी बेटी सलवार कमीज़ पहने हुई थी। मैंने देखा कि उनकी बेटी मुझे घूर रही है। वह लगभग 19 या 20 साल की लड़की थी। उसका रंग गोरा था, इस वजह से उसके सिर पर एक विशिष्ट निशान था जो स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा था। उसने एक सुगंधित इत्र लगाया हुआ था जिसकी सुंदर महक उसके पास से आ रही थी और पूरे डब्बे में फैल रही थी। उसकी आंखें शांत और मासूमियत से भरी थी। उसकी माँ लगातार अपने पति से भोजपुरी में बात कर रही थी। मैं भोजपुरी भाषा थोड़ी समझ सकता था, इसलिए मुझे पता चल रहा था कि वह उसे सलाह दे रहे थे कि इतनी लंबी ट्रेन यात्रा में क्या करना है। वो लोग जलपाईगुड़ी गांव जा रहा था जहां उसका छोटा भाई रहता था। मैंने उस लड़की की मासूम सी मुस्कान देखी और सुना कि उसका नाम अर्चना झा है। वो बहुत प्यारी और सरल लड़की लग रही थी। आगे की सीट पर कोई नहीं था। अचानक एक 24-25 साल की लड़की दौड़ते हुए ट्रेन में आ गई। उसकी आंखों से चिंता और भय की धारा बह रही थी। माथे पर चमक रही पसीने की बूंदें बता रही थी कि वो बहुत थकी हुई थी। उसने जीन्स पहनी थी और उसे देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह किसी कॉरपोरेट कंपनी में काम कर रही होगी। उसने आँखों में काजल लगाया था और उसके हाथ में एक कीमती सोने की घड़ी थी।
जैसे ही उसने मुझे देखा उसने हाथ मिलाया और कहा, हेलो, मेरा नाम सोनल है, मैं एक व्यापारी हूँ। आप न्यू जलपाईगुड़ी जा रही हैं ना? मैं दंग रह गया और कुछ क्षण थम गया। उस समय डब्बे की सारी बत्तियां बुझ गई और बिल्कुल अंधेरा हो गया। उस समय सोनल के कोमल हाथ ने मेरा हाथ पकड़ा था। कुछ देर बाद डब्बे की बत्तियां शुरू हो गई और तेज़ सीटी के साथ ट्रेन चलने लगी। उसने कहा, भगवान का शुक्र है कि मैं ट्रेन पकड़ पाई, वरना तो मुझे मार डालेंगे। मुझे आश्चर्य हुआ, कौन जानता है कि वो अब मेरे पीछे है। उसने फिर कहा। मैं चौंक गया और हिम्मत करके उससे पूछा, कौन वो लोग? वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैंने एक सांस में पूछा। उसने जवाब दिया, छोड़ो, अब मैं सुरक्षित हूँ। आइए अपनी यात्रा की सुंदरता और रोमांच का अनुभव करते हैं, उसने अपने चांद जैसे चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। एक बात जो मेरे ध्यान में आई वो ये थी कि उसके रूप और शब्दों में कुछ गोपनीयता थी। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन मैं न्यू जलपाईगुड़ी में नहीं उतरूँगा। मेरा स्टेशन हैमिल्टनगंज है। ये सुनकर उसने बंगाली में जवाब दिया, वाह, आरो भलो होलो। ट्रेन पवित्र नदी गंगा के ऊपर से ब्रिज से तेज़ गति से चल रही थी, जिसे बाली ब्रिज या विवेकानंद सेतु के नाम से जाना जाता है। बाहर अंधेरा था और मैं नदी के दक्षिणेश्वर काली मंदिर को देखने की कोशिश कर रहा था, पर सिवाय नदी के किनारे की बत्तियां और नदी के उस पार तैरती नावों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। सोनल भी मेरे साथ बाहर ही देख रही थी। सोनल उन लड़कियों में से थी जो पहली नज़र में ही किसी व्यक्ति के दिल को चुरा लेती है। उसकी मुस्कान शानदार थी। मैंने कहा, हैमिल्टनगंज जाने की वजह है डुअर्स के प्रति मेरा लगाव। उसके अलावा मेरा दार्जिलिंग की लुभावनी पहाड़ियों और घाटियों की यात्रा करने का कोई इरादा नहीं है। इसके बजाय मैं उत्तर पूर्वी भारत के डुअर्स की राजसी सुंदरता को गहराई से देखना चाहता हूँ। मैं मूर्ति नदी में सुंदर सूर्यास्त देखना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे मन को पढ़ सकती थी, क्योंकि उसे मेरी बातें सुनी और अब वह रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराई और कहा, और भी कारण हो सकते हैं। इस पर मैंने सकारात्मक उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल, मेरा प्यार हैमिल्टनगंज में रहता है। और ट्रेन कमरकंडू पर रुकी। रात के 9:30 बज रहे थे। कुछ पल की चुप्पी के बाद सोनल ने कहा, ठीक है, मैं न्यू जलपाईगुड़ी जा रही हूँ। मैं वहाँ से उतरकर गंगटोक के लिए गाड़ी पकड़ने वाली हूँ। मैं भी दिल की गहराइयों में हिमालय की लुभावनी पहाड़ियाँ, अद्भुत झीलें और बौद्ध गुम्फा को देखना चाहता था। उसने अपने बैग से एक DSLR कैमरा निकाला और कहा, देखो, मुझे फ़ोटोग्राफी पसंद है और मुझे ट्रैकिंग और ज़ूलॉजी का शौक़ है। मैंने दार्जिलिंग से प्रसिद्ध हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से ट्रैकिंग प्रशिक्षण लिया है, उसने एक सांस में कहा। खैर, रात हो गई थी और ट्रेन महान कवि रवींद्रनाथ टैगोर के स्थान प्रसिद्ध बोलपुर शांति निकेतन से होकर जा रही थी। डब्बे की सारी बत्तियां जल रही थी और बिहारी परिवार सो रहा था। केवल सोनल और मुझे ही नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि सोनल ने मुझसे कहा था कि वह मुझे अपने जीवन की कहानी सुनाएगी और अगली सुबह वह चली जाएगी। इसलिए अगर मैं सुनना चाहता तो मैं उस रात को सुन सकता था। हम दोनों के अलावा डब्बे में सब सो रहे थे। सोनल ने मुझसे कहा कि वह उसे अपने काले अतीत के बारे में कुछ बताएगी, जिसने उसे शर्म और डर से जकड़ लिया था और वो इससे बाहर नहीं निकल पाई। मैं और भी चकित था। उसके अतीत में क्या रहस्य था? उसके डर के पीछे उसका अतीत क्यों था? मैंने अपने आप से पूछा।
गहरी चिंता में मुझे उसकी कहानी सुनने की ज़रूरत महसूस हुई। हमारी बातचीत में बड़ा रोमांच तब हुआ जब सोनल ने मुझसे पूछा, क्या आप शनि या बुरी आत्माओं पर विश्वास करते हैं?